हेलो वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों अभी एक इन्फॉर्मेशन आई है यहाँ पर को यूके ट्रिपल एससी ने, ठीक है, आप सही सुन रहे हैं, यूके ट्रिपल एससी में ने जो है कुछ पद यहाँ पर जारी किए हैं, ठीक है। तो उनकी विज्ञप्ति आई है दोस्तों, बंदी रक्षक की। आप देख पा रहे होंगे हम अभी हैं यूके ट्रिपल एससी की होम स्क्रीन पर। जैसे ही हम नीचे जाते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पर को जो फर्स्ट लिंक है ना, तो यहीं पर आपको देखने को मिल रहा होगा समूह ग के अंतर्गत पदनाम जेल बंदी रक्षक महिला और पुरुष के लिए सीधे भर्ती के लिए विज्ञापन जो है यहाँ पर उन्होंने रिलीज किया है। चले देखते हैं हम इस विज्ञापन पे क्लिक करके, और उसके बाद हम खोलते हैं कि इसमें आगे क्या क्या चीज़ मांगी गई है, क्या इसकी पूरी प्रक्रिया रहने वाली है, कब इसके फॉर्म भरे जाएंगे और फीस का फॉर्मेट क्या रहेगा, एजुकेशन का क्या इसमें अर्हता मांगी जाएगी। इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। जब तक ये पीडीएफ डाउनलोड होती है दोस्तों, आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए बाकी लोगों तक भी। चलिए, तो ये पीडीएफ डाउनलोड हो चुकी है, मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने यहाँ पर 213 पद निकाले। टोटल अगर पदों की बात करें 213 पद हैं, और अगर इसके अंतर्गत जो पुरुषों के लिए पद हैं, पुरुष बंदी रक्षक के ये 200 पद हैं, और महिला बंदी रक्षक में 13 रिक्त पद हैं। केवल बहुत कम पद हैं, ठीक है, बहुत ही कम पद यहाँ पर वैकेंसीज आई हैं। चलिए फिर भी कुछ तो हैं, कुछ तो आई हैं। चलिए इस पर हम आगे बात करें दोस्तों। अगर इसके प्रकाशन की तिथि की बात करें तो 28 तारीख आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, ये आज के दिन ही ये रिलीज हुई है, ठीक है ना। 28 जून को ये रिलीज हुई है, 28 जून को आज के दिन। और आवेदन इसके जो प्रारंभ होंगे, एप्लीकेशन फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे इसके 1 तारीख से, यानी कि 1 जुलाई से आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। और इसको दोस्तों आप जो है अगस्त तक भर सकते हैं, 14 अगस्त तक, ठीक है। 15 अगस्त से एक दिन पहले ना, है ना तो आप जो है 15 अगस्त मनाने से पहले इस फॉर्म को भर लीजिए। तो यहाँ पर 1 तारीख से 14 तारीख तक, यानी कि लगभग आपको सवा महीने का समय मिलेगा इस फॉर्म को भरने के लिए। और परीक्षा शुल्क दोस्तों यहाँ पर डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के द्वारा से भर सकते हैं। और कितनी परीक्षा शुल्क इसका रहने वाला है ये हम आगे बात करेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं इसको 2 दिन, आप जैसे 14 को फॉर्म भरना है और 16 तारीख तक 2 दिन इसमें एक्स्ट्रा दिए गए हैं फीस भरने के लिए, ठीक है। चलिए, लिखित परीक्षा का अनुमानित समय इसमें लगभग दिसंबर में दिया गया है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। चलो अभी फिलहाल जो दिसंबर की परीक्षा दे रखी है तो दिसंबर तक इसको मान लेते हैं। और बाकी जो यहाँ पर पॉलिसीज दी गई हैं वो सेम है दोस्तों, जो यूके ट्रिपल एससी में आपको पता ही है। इसमें आपको OTR बनाना पड़ता है, उसके द्वारा फिर आप फॉर्म भरेंगे। और दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ कि जो OTR है ना, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आपने अभी तक OTR नहीं बनाया तो OTR सबसे पहले बना लो, ठीक है। OTR से आपको ही फायदा होता है। जब आप फॉर्म भरते हैं, अगर आपने OTR बनाया हुआ है तो आपको कोई भी फॉर्म, आपको साइबर कैफे जाने की ज़रूरत नहीं कभी भी, ठीक है। आप खुद ही अपने घर पे अपने मोबाइल फ़ोन से फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको फॉर्म भरना सिखा दूंगा। OTR बना लो, एक बार कॉपी स्कैन करा के अपने पेन ड्राइव में या फिर अपने फ़ोन में उनकी स्कैन कॉपी रख लो। अदरवाइज दुनिया भर की ऐप आती है यार, डाउनलोड कर लो स्कैन करने के लिए, ठीक है। उनका साइज़ कंप्रेस करके आराम से अपने हाथ से फॉर्म भरो, तो खुद ही फॉर्म भरना सीखो। तो ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है। आप अपने कमरे में बैठकर ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का इसका फ़ायदा भी लेना सीखिए। चलो ये बात है सामान्य बात। दूसरी बात जो हम मेन जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, यहाँ पर पुरुष बंदी रक्षक के जो पद आए इस पर बात कर लेते हैं। तो पुरुष बंदी रक्षक के पद यहाँ पर 200 पद हैं, जैसे कि हमने बात की थी। टोटल पद यहाँ पर 200 रहने वाले हैं। और इसमें दोस्तों जो आरक्षण का जो विवरण है, किस तरीके से कितने पद रहने वाले हैं, उस पर बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर कुल 200 पद हैं। अनुसूचित जाति के लिए 38 पद खाली हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 8 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 28 पद हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए EVS के लिए 20 पद हैं, और सामान्य के लिए 106 पद हैं। सबसे ज़्यादा पद सामान्य के लिए हैं, उसके बाद अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर 38 पद हैं, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 28 पद, और आरक्षण EVS के लिए 20 पद। कुल मिला के हो जाते हैं हमारे पास 22 पद। अब इसके बाद बाकी आगे बढ़ जाते हैं, जैसे हैंडीकैप हैं और एक्स सर्विसमैन वगैरह, इन लोगों के लिए पद आगे बढ़ जाते हैं। आप इस स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर को पूरी जो लिस्ट है आप देख सकते हैं इसको, ठीक है ना। चलिए ये तो होगी। अब मेन जो बात है दोस्तों, यहाँ पर वेतनमान तो ठीक है। चलो आयु सीमा इसकी क्या रहने वाली है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, ये जानने की कोशिश सबसे पहले की जाती है। तो आयु सीमा इसकी 21 वर्ष से 35 वर्ष तक की आयु सीमा इसमें रखी गई है। आप अगर 21 से 35 के बीच हैं तो फिर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसका पद का स्वरूप ठीक है, अस्थाई है, अंश पेंशनदायी युक्त है, राजपत्रित है।
जो इसमें मेन चीज़ है हम उन पर बात करेंगे। इसमें सब दूसरा इसमें मेन चीज़ आता है शैक्षिक अर्हता, ठीक है। तो आयु सीमा नंबर 1, नंबर 2 इसमें शैक्षिक अर्हता, और उसके बाद जो है अनिवार्य जो आपको है तो इंटरमीडिएट आपको होना जरूरी है, या फिर उसके ही समकक्ष घोषित परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है, या इंटर होना चाहिए, या फिर उसके इक्विवेलेंट आपकी कोई परीक्षा आपने पास की होनी चाहिए जो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और दूसरा इसमें दे रखा है दोस्तों देवनागरी लिपि में यानी कि हिंदी में, ठीक है, हिंदी में कार्य करने का आपको थोड़ा ज्ञान होना जरूरी है, ठीक है, हिंदी भाषी होनी चाहिए। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब है जो ऑफिस वर्क होता है हिंदी में कार्य करने का आपको होना चाहिए। अगर अधिमान की अगर बात करते हैं इसमें, तो अधिमान लिखित परीक्षा के अगर अंक सेम होते हैं तो जिसकी आयु ज़्यादा होगी दोस्तों उसको ऊपर रखा जाएगा, ये सेम है जैसे कि बाकी परीक्षाओं में रहता है। अब जो उसके बाद जो तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है यहाँ पर को, वो है शारीरिक मापदंड, ठीक है। शारीरिक मापदंड के अंतर्गत दोस्तों ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि परसों पटवारी के जो फॉर्म आए थे उसमें बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम थी, ठीक है ना, हाइट से लेकर सीने से लेकर, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें पटवारी और लेखपाल में ज़्यादा था ना, तो इसके लिए जैसे कि पिछली बार हुआ करता था वो इस बार नहीं रहा, इसमें थोड़ी सी इस बार कुछ चीज़ें ऐड करके दी गई थी। चलिए आप बात करते हैं इस पर। तो इसमें शारीरिक मापदंड में दोस्तों जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनको छोड़कर सामान्य पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, अर्थात 5'5" होनी चाहिए, 5 फुट 5 इंच की आपकी हाइट होनी चाहिए। और पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। 5 सेंटीमीटर का आपको यहाँ पर को फायदा दिया जाएगा पर्वतीय क्षेत्र से होने वालों को, अगर पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर, ठीक है। और उसके बाद इसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए इसमें न्यूनतम ऊंचाई 157.5 यानी कि 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, अर्थात 5 फुट 2 इंच से कम नहीं होनी चाहिए, कम से कम हाइट दे रखी है यहाँ पर, ठीक है। अब सभी के लिए वजन की बात करें तो इसमें न्यूनतम कम से कम 55 किलोग्राम आपका वजन होना बहुत ज़रूरी है। अगर 55 किलो से नीचे आपका वजन है तो फिर आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। अगर यहाँ पर चेस्ट की माप की बात करते हैं दोस्तों, तो सामान्य और पिछड़ी जाति के अभ्यर्थी के लिए बिना फुलाए 78.8 सेंटीमीटर यानी कि 79 सेंटीमीटर आप मान के चलो, ठीक है। तो 79 सेंटीमीटर आपकी बिना फुलाए चेस्ट की माप होनी चाहिए, और फुलाने पर इसका लगभग 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर आपको चेस्ट फुलानी पड़ेगी, ठीक है। 5 सेंटीमीटर आपको फुलाने के बाद आपकी 84 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए। ये पुरुषों की बात अभी हो रही है, ठीक है। और पर्वतीय क्षेत्र और अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए बिना फुलाए 76 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 81.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 81.3 सेंटीमीटर है वो नापने में, अगर आप खुद घर पे नाप रहे हैं आपके 81 है तो वहाँ पर नापने में 82 है, 83 मानेंगे वो, क्योंकि हमारे नापने में और उनके नापने में काफ़ी फ़र्क वहाँ पर हो जाता है, ठीक है। आप अगर भर्तियों में जाते होंगे तो आपको ये चीज़ अच्छे से पता होगा। तो बिना फुलाए यहाँ पर 76.3 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 81.3 सेंटीमीटर यानी कि 5 सेंटीमीटर आपको भी फुलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर यह है अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है। और पर्वतीय क्षेत्र जो हिल से बिलोंग करते हैं। उसके बाद दृष्टि की बात करते हैं आँखों की, तो दोस्तों एक आँख में 6/6 और दूसरी आँख में 6/6 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इसकी जो माप होती है आँखों की, अगर जिसकी आंखों में थोड़ा सा अगर कोई चश्मा लगाते हैं वो लगाते हैं तो उनको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में पता होगा, ठीक है। चलिए अगर आपको नहीं पता है तो आप पता कर सकते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, क्योंकि मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पता करूँगा, उसके बाद फिर मैं आपको इसके बारे में बता सकता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। जो इसमें मेन चीज़ है तो वो घुटना सपाट, बो लेग, बोरिस बेन, हकलाना, विकलांगता, ये सटा हुआ घुटना जो भर्ती में जो मेन चीज़ें होती हैं हम हमेशा, तो वो चीज़ें थोड़ा सा उसको यहाँ पर मान्य नहीं किया जाएगा, वो अभ्यर्थी अयोग्य माने जाएंगे, ठीक है। और शारीरिक अगर विकृति होती है किसी को तो उसको थोड़ा सा जो किसी भी बंदी रक्षक की ड्यूटी में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करते हैं, बाधा पैदा कर सकते हैं, तो उसको अयोग्य माना जाएगा। तो उसके बाद इसमें दिया अगला पॉइंट, किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, यानी कि अस्वस्थ हैं शारीरिक या मानसिक रूप से, उनको इस पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। चलिए ये तो है बात की बात है, हम इम्पोर्टेंट चीज़ों पर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों नापजोग में जो अभ्यर्थी अर्ह पाए जाएंगे, जो एलिजिबल पाए जाएंगे, उनकी शारीरिक दक्षता में सम्मिलित होने की अनुमति उनको ही दी जाएगी, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे बात करते हैं। इसमें शारीरिक दक्षता में बात करते हैं तो इसमें शारीरिक दक्षता में क्या क्या मांगा गया है, जैसे
बॉल थ्रो है, दौड़ भाग, ये सारी चीज़ें, ठीक है। जो लोग नाप जोख जिसका सही हो जाएगा, जो उसमें एलिजिबल मतलब पास हो जाएंगे, उनको ही भेजा जाएगा इन चीज़ों के लिए। आइटम का नाम सबसे पहले में दिया है दोस्तों, इसमें क्रिकेट बॉल थ्रो है, जिसका 20 अंक आपको दिए जाएंगे क्रिकेट बॉल थ्रो के। अगर आप 50 मीटर फेंकते तो 10 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। मैक्सिमम 70 एक्सीलेंट अगर मारते तो आपको 20 अंक पूरे दिए जाएंगे। बाकी लिस्ट यहाँ पर को दी गई है, ठीक है। और उसके बाद लंबी कूद आ गई, आपको मिनिमम 13 फीट कूदना है, ठीक है। क्वालिफाई करने के लिए 13 फीट कूदना है, और इसमें बॉल थ्रो में क्वालिफाई के लिए 50 मीटर फेंकना है, ठीक है। 13 फीट आप कूदते हैं तो आपको 10 अंक, और मैक्सिमम आपको एक्सीलेंट अगर मारते हो तो 20 अंक दिए जाएंगे। मैक्सिमम एक्सीलेंट 18 फीट होता है, ठीक है। उसके बाद चिनअप की बात करते हैं, जो बीम होते हैं हाई चिनअप जिसको बोला जाता है, उसको 5 बार छूने पर मिनिमम आपको क्वालिफाई करने के लिए 5 बार तो आपको छूना पड़ेगा, ठीक है। अगर 5 बार छू लेते हैं आपको तो 10 अंक उसके दिए जाएंगे। अगर एक्सीलेंट आप करते 20 अंक मिलेंगे, और इसको 10 बार छूना पड़ेगा एक्सीलेंट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो बैठक होती है, उठक बैठक लगाते हैं तो 2 मिनट में अगर आप 50 उठक बैठक लगा लेते हैं तो आपको 4 अंक दिए जाएंगे, ये क्वालिफाई करने के लिए। अगर एक्सीलेंट आप करते हैं तो 2 मिनट में अगर 100 आप मार देते हैं उठक बैठक तो 2 मिनट में तो आपको 10 अंक मिलेंगे, 10 आउट ऑफ 10, यानी कि एक्सीलेंट मिल जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ जो फिजिकल चीज़ें हैं ये आपके हाथ में है, आप इसको कभी भी घटा और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद इसमें दंड और बैठक में प्राप्तांक कुल मिलाकर के अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। तो 4 मिनट में 25 आपको ये लगाने पड़ेंगे, ठीक है। 35 4 मिनट में, ये मिनिमम क्वालिफाई के लिए है 25, ठीक है। और 75 4 मिनट में 75 10 जो आपको डिप्स लगाने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर को एक्सीलेंट अगर आप 75 करते हैं, 4 मिनट में 75 करते हैं तो आपको 10 मार्क्स है इसके दिए जाएंगे, ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं दौड़ पर दोस्तों। दौड़ यहाँ पर दी गई है, दौड़ में आपको 3 किलोमीटर दौड़ना है। तो 3 किलोमीटर दौड़ने के लिए आपको अगर आप जो है 20 मिनट में जो है इसमें देखिए दौड़ व चाल 3 किलोमीटर पूर्णांक 20, 3 किलोमीटर जो है आपको इसके लिए दौड़ना है 10 मिनट में। अगर दौड़ लेते हैं आपको मैक्सिमम एक्सीलेंट में आपको 20 अंक दे दिए जाएंगे। अगर आप 20 मिनट में अगर 3 किलोमीटर दौड़ते हैं तो आपको 10 अंक मिलेंगे। इसके बीच में आपको अंकों का डिस्ट्रीब्यूशन ये स्क्रीन में आपके दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, शारीरिक दक्षता उपरोक्त क्रम में ही होगी जैसे ऊपर दिया गया है, आपको अपनी देखा आपने। उसके बाद ये पुरुषों की बात होगी। अब आ जाते हैं महिला बंदी रक्षक में। तो दोस्तों महिला बंदी रक्षक के लिए आपको मैंने पहले ही बताया था, इसमें केवल 13 ही पद हैं, और इसमें पदों का विवरण आप देख सकते हैं। अनुसूचित जाति के लिए केवल 2 पद यहाँ पर को हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पद, EVS के लिए 1 पद, और सामान्य के लिए 7 पद हैं। कुल मिला के यहाँ पर को 13 पद हैं, ठीक है। तो 13 पद यहाँ पर को कुल मिला के हैं। तो इसमें से आपको मैंने पूरा डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया किसके लिए कितने हैं, ठीक है। बाकी इसमें जैसे एक्स सर्विसमैन और PH वगैरह हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो आप यहाँ पर सीधे देख सकते हैं जो स्क्रीन में आपके देख पा रहे हो। उसके बाद इसमें भी आ जाते हैं आयु सीमा, इसमें भी 21 से 35 वर्ष के बीच रखी गई है, जो कि ठीक ही है। कई लोग डिमांड कर सकते हैं ज़्यादा भी, लेकिन यहाँ पर 35 रखी गई है, 21 से 35 के बीच। उसके बाद दोस्तों इसमें शैक्षिक अर्हता की बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट आ जाता है अनिवार्य अर्हता, तो वही है सेम है। इंटरमीडिएट परीक्षा आपको होना चाहिए या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई परीक्षा पास होनी चाहिए, और देवनागरी लिपि में आपका कार्य करने की आपको ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिया गया है। और अगर अधिमान की बात करें तो अगर अंक आपके समान होते हैं तो उसमें जो जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको ज़्यादा एज होने पर उसको जो है आगे कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद शारीरिक योग्यता की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सेम उसी तरीके की भाषा रहेगी, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी माप अलग हो जाएगी। पर्वतीय क्षेत्र को छोड़ करके पर्वतीय क्षेत्र जो हिल सर्टिफिकेट जिनके पास रहता है, जो हिल से आते हैं, तो उनको छोड़ करके चाहे कोई सामान्य श्रेणी का बच्चा हो, पिछड़ी जाति हो, ठीक है, उनकी अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर की माप रहेगी, ठीक है, 152 सेंटीमीटर। और पर्वतीय क्षेत्र और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 147 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए OBC और जनरल के लिए 152 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर कोई अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पर्वतीय क्षेत्र से हैं तो उनके लिए 147। पर्वतीय क्षेत्र से अधिकतर लोग पर्वतीय क्षेत्र से ही होते हैं। अगर आपके पास हिल सर्टिफिकेट है आपको 147 सेंटीमीटर की जो है लगभग 1.5 मीटर की आपकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है। ये गर्ल्स के लिए है। और उसके बाद मिनिमम है सभी के लिए वजन इसमें न्यूनतम 45 किलोग्राम रखा गया, ठीक है। 45 kg कम से कम आपका वजन होना चाहिए।
और अगर इससे कम आपका वजन है तो आप इसमें नहीं एलिजिबल हैं। आँख के लिए जो दृष्टि के लिए है वो सेम उसी तरीके से है। तो बिना चश्मे के दाहिने हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों के लिए दाहिनी आँख के लिए 6 और बाएं हाथ से कार्य करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बाईं आँख के लिए 6 होनी चाहिए। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार की कोई शारीरिक बाधा उत्पन्न करने वाले ऐसे सिम्टम आप में होते हैं, विकलांगता होती है, कोई विकृति होती है, तो फिर आप इसके लिए अयोग्य माने जाएंगे। सेम उसी की तरह बाकी चीज़ें सेम उसी की तरह है। जो डिफरेंट चीज़ यहाँ पर है तो वो शारीरिक दक्षता के लिए की बात कर लेते हैं। तो शारीरिक दक्षता में दोस्तों आपको इनको भी चिनअप की ज़रूरत है फीमेल्स कैंडिडेट के लिए। तो चिनअप आपको 5 बार छूना है मिनिमम। ठीक है, क्वालिफाई करने के लिए 5 बिम लेने हैं आपको, तो 25 अंक उसके आपको मिलेंगे। अगर आप 8 बार छू लेते हैं तो आपको 50 अंक दिए जाएंगे। ये आप एक्सीलेंट मार चुके होंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद दौड़ और चाल की बात करते हैं। तो दौड़ आपको 2 किलोमीटर दौड़नी है जिसके आपको 50 अंक दिए जाएंगे। अगर आप 10 मिनट में इसको पूरा कर लेते हैं तो आपको 50 अंक पूरे के पूरे दिए जाएंगे। अगर आप इसको 15 मिनट में पूरे करते हो तो आपको 25 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, तो क्वालिफाई के लिए आपको मिनिमम 15 मिनट और एक्सीलेंट आपको मिनिमम 10 मिनट मैक्सिमम। चलिए ये है। उसके बाद हाँ, अगर बिम में आप चाहें तो ग्रिप या ओवर ग्रिप जो भी आप चाहें उससे आप कर सकते हैं। इसमें ये थोड़ा सा आपको बेनिफिट यहाँ पर दिया गया। अब जो शारीरिक दक्षता परीक्षा जैसे कि पुरुषों के लिए थी वही जिस क्रम में हमने बताई उसी क्रम में आपके लिए रहेगी। और अगर यहाँ पर लिखित प्रतियोगी परीक्षा अगर जो इसमें आप फिजिकल एग्ज़ाम में अगर पास हो जाते हैं उसके बाद जो आपकी लिखित परीक्षा होगी वो किस तरीके की रहने वाली है उस पर हम थोड़ी सी बात करें। तो यहाँ पर दिया गया आपका पाठ्यक्रम। तो दोस्तों यहाँ पर 100 अंकों की एक परीक्षा होगी जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आप उसमें देखने को मिलेंगे, जिसके लिए 2 घंटे आपको दिए जाएंगे। तो 2 घंटे के अंदर आपको सामान्य हिंदी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सामान्य अध्ययन से संबंधित विषयों पर आधारित प्रश्न आपको वहाँ पर को देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपको क्या क्या मिला, आपको मैथ्स और रीजनिंग ये चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। आपको जीएस जीके आएगी और हिंदी आएगी। ठीक है, इन चीज़ों से संबंधित आपको 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा। अब यहाँ पर जो नोटिस मैंने की है उत्तराखंड जीके, तो उत्तराखंड जीके तो यहाँ पर कुछ दिया नहीं है इन्होंने अलग से। हो सकता है कुछ क्वेश्चन उसके बीच में वैसे ही डाल दें सामान्य ज्ञान के आधार पर। ठीक है, चलिए उसके बाद है लिखित प्रतियोगी परीक्षा की बात करते हैं। तो सामान्य ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थी को 45%, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के लिए 35% अंक लाना अनिवार्य है। यानी कि कुल मिला के ये कहने का मतलब कि अगर क्वालिफाई करने के लिए आपको 35% अंक लेके आना है, यानी कि 100 मार्क्स की अगर परीक्षा है तो आपको 35 अंक लाना जरूरी है। ठीक है, किसके लिए 35 अंक? अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए। और सामान्य श्रेणी और ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 45 अंक लाना जरूरी है। अगर इससे कम आपके हैं तो आप इसके लिए इसमें परीक्षा में पहले ही बाहर हो जाएंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने यहाँ पर को दे दी हैं। बाकी 1/4 ऋणात्मक कर दिया जाएगा और कैसे फॉर्म भरना है ये सारी चीज़ें सेम रहने वाली जैसे कि UKSSC में फॉर्म भरे जाते हैं। और आयु की बात हमने की थी 21 से 35 साल के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए और 1 जुलाई 2020 को इसकी गणना होगी। ठीक है, आपकी एज जितनी है आप उसको 1 जुलाई 2020 में से क्या कर देंगे? घटा देंगे। ठीक है, 1 जुलाई 2020 से घटाएंगे। चलिए, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है ये इसकी बात होगी। और बाकी इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ बाकी तो कुछ नहीं है, क्योंकि जो बाकी चीज़ें इसमें दी गई हैं वो सारी चीज़ें वही हैं जो बाकी की परीक्षाओं में रहती हैं। UKSSC के फॉर्म आपने जैसे पटवारी के फॉर्म भरे या कोई भी फॉर्म आपने भरे हैं UKSSC से, तो ये सारी चीज़ें वही हैं, सामान्य जानकारी है, ये सभी को पता होती हैं। ठीक है, अब ऑनलाइन ही ये फॉर्म भरे जाएंगे, किसी भी प्रकार से ऑफलाइन फॉर्म आप नहीं भर सकते हैं। UKSSC की वेबसाइट पर जा करके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और मुझे अफसोस होता है आज के टाइम पे भी आप लोग साइबर कैफ़े पर जाके फॉर्म भरते हैं। ठीक है, आप लोग अपने हाथ से फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए, सीखिए उस चीज़ को। और बहुत सारी एप्लीकेशन आती हैं आपके मोबाइल में जिसको आप अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट स्कैन करके उनका साइज़ कंप्रेस कर सकते हैं, तो उनको बना करके आप आराम से फॉर्म भरिए। ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक फॉर्म भरेंगे आप उसके बाद सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए अगर आपको फिर भी नहीं पता तो हम प्रत्येक फॉर्म का वीडियो बनाता हूँ मैं, कैसे फॉर्म भरा जाता है, कैसे क्या करना है। तो सारे मेरे साथ बने रहे, प्रत्येक वीडियो में फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और आप प्रत्येक चीज़ आपको कहीं पर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, तो OTR कैसे बनाना है, OTR पर
लिंक आपका आ जाएगा। जैसे ही आप अपना OTR लॉगिन करेंगे, उसमें जो जो पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं वो दिखा देगा। आप एक क्लिक करेंगे, आपको कुछ भी नहीं करना होता है, केवल 5 मिनट के अंदर आपका पूरा फॉर्म भर जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें तो पहले से अपलोडेड रहती हैं OTR में, तो कोई भी दिक्कत नहीं आती है। चलिए अब इसमें देखते हैं फ़ीस का शेड्यूल, ठीक है ना, सॉरी फ़ीस का क्या इसमें, हाँ तो क्या दिया गया है कि कितनी फ़ीस है, और ये सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट जो हमारा पार्ट रह जाता है वो यही है दोस्तों। यहाँ पर नंबर 1 में आप अनरिजर्व्ड की बात करते हैं, अनारक्षित या सामान्य वर्ग की फ़ीस की बात करें तो 300 रुपये रखा गया है। जैसे कि लगभग प्रत्येक परीक्षा में देखा जाता है 300 रुपये यहाँ पर आपको इसका चार्ज लिया जाएगा आपको एग्ज़ाम फ़ी का, ठीक है। उसके बाद अनुसूचित जाति या SC की बात करते हैं तो 150 रुपये यहाँ पर SC के लिए 150 रुपये है, ठीक है। जनरल के लिए SC के लिए 150 रुपये, और अनुसूचित जनजाति या ST के लिए भी यहाँ पर 150 रुपये फीस है। और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जो EVS वाले हैं तो उनके लिए भी 150 रुपये यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। तो आपको 150 रुपये तीनों के लिए और बाकी 300 रुपये अनरिजर्व और OBC के लिए है। तो ये आपका फ़ीस का भी पूरा आपको पता चल गया कि आपका शुल्क क्या रहने वाला है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें यही थी, हमने डिस्कस कर ली हैं। बाकी मैंने आपको बताया था कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्र हैं उनका जो सर्टिफिकेट है वो नहीं बना है, तो आप उसको फॉर्म भरने में सावधानी रखें और उससे पहले ही सर्टिफिकेट बना लीजिए और उसके बाद फॉर्म भर लीजिए। अगर नहीं बना है तो आप उसको नो ही करना। जो फॉर्म पहले भर चुके हैं उसके लिए भी मैंने बताया था, एक वीडियो बनाया था। अगर आप उसमें जो है आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप फिर क्या कर सकते हैं, उसमें क्या चेंज करने पड़ेंगे या क्या करने पड़ेंगे, मैंने वीडियो बनाया था, नहीं देखा तो आपने उसको देख लेना, चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो उसके बाद इसमें ज़्यादा कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, जितनी भी इम्पोर्टेंट इस फॉर्म से लेकर रिलेटेड चीज़ें थी हमने आपको बता दी हैं सारी। अगर फिर भी आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर कमेंट करें और टेलीग्राम ग्रुप पर हमसे बात कर सकते हैं, वहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं आपको जो जानकारी लेनी है। तो दोस्तों बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, फॉर्म भरिए और प्रिपरेशन कीजिए, और शुभकामनाएं हैं ढेर सारी आप लोगों के लिए। अगर फॉर्म से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही है दोस्तों, मिलेंगे हम अगले वीडियो में आपसे, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।